सुनील जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो पांचों राज्यों का आपने डिटेल दिया, पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ये जो परिणाम है वो क्या, एक दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो कह रहे हैं लोग कि देखिए बीजेपी 2 स्टेट में तो नहीं है, तो बाकी वो 3 स्टेट पे उसका लबोलुभाव। कांग्रेस 5 स्टेट में है, तो 5 स्टेट में उसका भविष्य अलग किस्म का है। तो जो पैन इंडिया की बात करते रहती है बीजेपी, और बीजेपी कहती है हम सबसे बड़ी पार्टी है देश की, दुनिया के, तो सबसे बड़ी पार्टी 2 स्टेट में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो वैसे ही आप पीछे आ गए। अब बाकी 3 प्रदेशों की बात है। 2 प्रदेशों का आपने जिक्र किया और लग रहा है कि 2 प्रदेशों में कांग्रेस बेटर पोजीशन में है। राजस्थान में भी बढ़िया कहा जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर ये परिणाम समझिए, मान लिया कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं रख रहा हूँ आपके सामने, हाइपोथेटिकल होकर के चलते हैं कि अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तब वैसी स्थिति में मोदी जी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा 2024 का चुनाव। क्या कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद देश में राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा है? क्या दिल्ली के एमसीडी के चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक स्थितियां बदलती नजर नहीं आ रही हैं? अगर ये पांचों राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो इसका एक बहुत व्यापक असर पड़ेगा। कांग्रेस की राजनीति में उछाल आएगा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गिरावट आएगी। मेरा ये मानना है कि ये लोकसभा के चुनाव में भी ये हालत बनी रहेगी, क्योंकि इसमें तो मोदी जी का चेहरा हर जगह है। इस तीनों राज्यों के चुनाव में चार कहिए, मतलब तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां पर उन्हीं का चुनाव है, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। तो अगर इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो मुझे लगता है कि इसका असर कांग्रेस लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक और बात जो कही जा रही है, ये अब चर्चा होने लगी है। अनिल सिन्हा जी ने कल ही एक प्रोग्राम किया, उसमें भी ये बात रखी। वो ये होने लगी है कि अगर इतना दिन से जो रुका पड़ा था, अगर ये 5 स्टेट गड़बड़ाए तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनके पार्टी के भीतर ही विद्रोह खड़ा हो जाएगा। वो चाहे जिस तरह से आपने बतलाया वसुंधरा राजे को लेकर के जो बात हुई, जिस तरह से उनको पीछे करने की कोशिश की गई, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ रमन सिंह के साथ, तो वो तमाम चीजें जो नरेंद्र मोदी और करते रहे अमित शाह, उस पर एक बड़ा सवाल हो जाएगा और उनके खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं लोग, क्योंकि विद्रोह अंदर है। देखिए, विद्रोह तो मैं नहीं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है। वहां पे उस तरह से झंडा उठा के लोग चलते नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि राजनीति संगठन में आपका कद घट जाता है। देखिए, संगठन में किसी भी राजनेता का कद तभी तक है जब तक उसमें चुनाव जिताने की ताकत है, और कोई आधार नहीं होता। आप अगर बहुत बड़े चिंतक है, बहुत बड़े विचारक है, तो आप नेपथ्य में रहते हैं, रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तरह तरह के भ्रष्ट में आप भाग लेते हैं, पार्टी का एक जो वैचारिकी है उसके विस्तार का माध्यम बनते हैं। जन नेता की जिम्मेदारी होती है, के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है लोग पार्टी को चुनाव जिताते रहने की। और अगर वो चुनाव जिताने की ताकत आप में घटती है तो आप धीरे धीरे खांसी अब चले जाते हैं। आडवाणी जी के साथ क्या हुआ? आडवाणी के खिलाफ किसी ने विद्रोह थोड़े किया है। मैं यही कह रहा था, मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं एक लाइन ऐड कर दूं। कल बड़ा अच्छा लाइन दिया था एक दर्शक ने, हमारे हितेश, ये उन्होंने अक्सर वो लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं, कमेंट करते रहते हैं हितेश। उन्होंने कहा था कि ये आम आदमी को टिश्यू पेपर समझते हैं। मैंने कहा था कि आम आदमी को नहीं, ये अपने ही आदमी को, जो उसका, आडवाणी सबसे बड़े नेता थे एक जमाने में, उनको टिश्यू पेपर की तरह तुरंत फेंक दिया। मतलब एक होता है कि आप रहिए हमारे समझाने के लिए, बतलाने के लिए, आप समझ में पे गाइड कीजिए, वो भी नहीं, उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज एंड थ्रो कर दिया बीजेपी ने। तो इससे एक भय बनता है कि अगर ये चुनाव गड़बड़ हुए तो नरेंद्र मोदी जी का भी वही हाल होने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी और आडवाणी में एक और अंतर यह है कि आडवाणी जी ने इस तरीके का डिक्टेटरशिप नहीं लाया था जिस तरह का डिक्टेटरशिप जो है दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्या उसका क्या असर देख रहे हैं, मैं उस पर बात जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपके चुनाव जिताने हराने की ताकत नहीं है तो आप फांसी पर चले जाएंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं कि मेरा अपना विश्वास है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी, उस पार्टी में उस तरह का विद्रोह नहीं होता। वहां G20 नहीं बनता है। वहां लोग एकदम किनारे हो जाएंगे आप, और मुख्य गतिविधियों से आप बाहर हो जाएंगे। बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या हुआ? आज कोई याद कर रहा है क्या उनको? कहाँ है? विवाद में पड़े, खत्म हो गया।
केशुभाई पटेल की मध्य क्या गुजरात में क्या स्थिति बन गई? आप देखिए, चुनाव जिताने की अगर आपके पास ताकत है तो आप बड़े नेता हैं, नहीं है तो आप किनारे हो गए। कोई ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन होने लगेगा, और हाशिए पे चले जाना है भी अपने आप में एक तरह का अस्वीकार कर दिया जाना है। जितने भारतीय, जिन लोगों ने इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को परवान चढ़ाया, आज कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? वो सब हाशिए पे चले गए। अधिकांश मतलब जिनके क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहा है उनका नाम नहीं सुनाई पड़ता कि विनय कटियार कहाँ है, कहाँ नहीं है, उमा भारती जी कहाँ है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और वो हिमालय में तपस्या कर रही हैं। तो ये स्थिति हो जाती, एक रात हो पार्टी में होती है, लेकिन इतनी जल्दी मोदी जी खारिज कर दिए जाएंगे इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही, ये ऐसा मुझे लगता नहीं। अभी ये पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनको चेहरा बना के रखेगी, क्योंकि अन्य कोई चेहरा है नहीं। नहीं, हम ये चाहते नहीं है कि मोदी जी को यूज एंड थ्रो कर दिया जाए। जो अडवाणी जी के साथ हुआ वो मोदी जी के साथ हुआ, मैं भी नहीं चाहूंगा। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, इसलिए हमने कहा कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, मान लिया कि इन 5 चुनावों में, तो भी लोकसभा चुनाव में उनके पास एक बड़ा हिस्सा है। इंडिया गठबंधन की जो बात है वो फिर से बड़ी ताकत के साथ बात आएगी और एक नए तरीके से समीकरण बनेगी। ये बीजेपी के साथ वो स्थिति नहीं बनती है कि अगर यहाँ गड़बड़ाता है तो उनकी बुरी स्थिति हो जाएगी। और हम बिल्कुल जैसा कि कह रहे थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी के साथ वही हो जो अडवाणी जी के साथ हो। किसी भी आदमी को इस तरह से नेग्लेक्ट किए जाना बेहद अशोभनीय है, लज्जाजनक है और अमानवीय है। अडवाणी जी को जो साथ हुआ मैं उसको अमानवीय मानता हूँ। कितना क्रूएल है, इस तरह से भारतीय इंसान नहीं हो सकता कि आप जो है जिस आदमी ने आपको यहाँ लाके खड़ा किया उसको आपने पूछना भी बंद कर दिया। गांव में एक सामान्य आदमी भी अपने बूढ़े बुजुर्ग दादा को पूछता है कि दादाजी हमने ये किया है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दादाजी को अगर कोई फंक्शन कर रहा होता है तो दादाजी को लेके आता है कि दादाजी बैठिए, आपने संसद का उद्घाटन किया, आपने राम मंदिर किया, कहीं अडवाणी जी को नहीं आने दिया। ये भयावह है, इससे गंदा और इससे बेकार जो है किसी से कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसने भी किया है उसको किसी दिन शायद पछतावा हो। ये बहुत अशोभनीय है, लज्जाजनक, शर्मनाक है और अमानवीय है जो अडवाणी जी के साथ हुआ। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा हो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। मैं ये आपको ये कह दूं क्योंकि ढेर सारी ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो पूरे तौर पे झूठ पे आधारित है। इसका भांडा कल खुलेगा और कल खुलेगा तो जो भक्त हैं उनको शायद पछतावा नहीं हो, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है उसको लगेगा कि हमने अपराध किया, हमने गलती की, अपने बच्चों का भविष्य खराब किया, वो दिखेगा किसी। लेकिन एक ये मैं कहूं कि राहुल गांधी, अगर समझिए कांग्रेस पार्टी अगर बहुत बुरा प्रदर्शन करती है इन 5 प्रदेशों में, कहीं जीत करके नहीं आती है, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता, वैसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी राहुल को किनारे करने का सपना देख सकती है क्या? नहीं, वो तो संभव नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी जब 2014 के चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, कई राज्यों के चुनाव लगातार हारते चले गए तभी राहुल गांधी के साथ क्या है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की विश्वसनीयता वापस लाई है। भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से जो उन्होंने लोगों के बीच में कनेक्ट डेवलप किया है, उसका कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। और आज जो विपक्ष की राजनीति पूरे देश में प्रभावी हुई है, उसमें राहुल गांधी की राजनीति से आप इनकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने विपक्ष की राजनीति को धार दिया है। जो सत्तारूढ़ दल कल तक ये पूछता था कि आखिर विपक्ष कहाँ है, अब ये सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो अब ये तो नहीं कह सकता कि इस चुनाव इससे बुरी पराजय हुई है कांग्रेस की। आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में आप 3 चुनाव हारे हैं। ओवैसी साहब का भाषण आप पढ़ लीजिए कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं, कि जब अध्यक्ष थे वो तो कितने चुनाव हारे हो। क्योंकि एक लीडरशिप जो है वो कांग्रेस के में राहुल गांधी ने दी है। एक और आखिरी सवाल छोटे में जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको जाना भी है, कितना टाइम हो गया। कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के भीतर इस विधानसभा चुनावों के दौरान जो एक जो है कलुष आया या कहिए कि विवाद आया, झगड़ा हुआ, मन मैला हुआ, मन में कटुता आई, वो अखिलेश यादव के साथ जिस तरह की घटना हुई, फिर जो है नीतीश कुमार ने कहा कि जो है ये वेट कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की लोगों ने बड़ी आलोचना की इस बात की कि आप इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानता इंडिया गठबंधन के खिलाफ उन्होंने कहा।
तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में फिर से गति आएगी? और ये जो कटुता आई है अखिलेश यादव के भीतर, कम से कम अखिलेश यादव की बात करें, नीतीश कुमार तो चलिए ठीक है, कांग्रेस वहां साथ है, तो अखिलेश यादव के साथ फिर से वही ट्यूनिंग हो पाएगी, या मायावती यहाँ इंक्लूड होंगी, या कुछ दोनों साथ में रहेंगे, कोई नया समीकरण बनेगा? क्या आप देख रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव की कटुता तो आपको तभी समाप्त माननी चाहिए जब डिंपल यादव का बयान आ गया कि इंडिया दल समूह के साथ हम इंडिया दल समूह को हम मजबूत करेंगे। इसी मध्य प्रदेश में उन्होंने बयान दिया और कहा कि इंडिया दल समूह के बीच में कोई मतभेद नहीं है, ये चुनावी बातें हैं, हुई हुई खत्म हुई। ये डिंपल यादव का बयान है वो, जो सार्वजनिक है। अभी अखिलेश जी का बयान आया कि चुनाव खत्म होते हुए मैं दिल्ली जा रहा हूं और अब इंडिया दल समूह गतिविधियों को हम लोग तेज करेंगे। अखिलेश यादव का बयान आ गया। नीतीश कुमार जी का बयान फिर इंडिया दल समूह को लेकर के आया। मेरा मानना है कि ये जो एक चुनावी हलचल दिखाई पड़ी, जो किसी भी राजनीतिक दल के, कांग्रेस इस चुनाव को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर इस चुनाव को लेकर के वो लापरवाह होती तो उसको उसका राजनीतिक नुकसान ज्यादा था, और इंडिया दल समूह को भी था, पूरे विपक्षी राजनीति को भी था। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल एक राजनीतिक चुनौती खड़ा करने में विफल रहते तो इसका असर 2024 के चुनाव में पड़ता, क्योंकि इस देश के सभी राज्यों में, सभी दिशाओं में चुनाव हो रहा है। दक्षिण में हो रहा है, पूर्व में हो रहा है, पश्चिम में हो रहा है, मध्य भारत में हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है। तो एक बड़ा संदेश इस चुनाव का है। तो इस चुनाव को गंभीरता से लेना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, और इसको लेकर के कांग्रेस की आलोचना नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर इंडिया दल समूह गतिविधियां तेज होंगी जस्ट चुनाव के जस्ट बाद। जी, तो सुनील जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो हम करते रहेंगे, फिर बात करेंगे कल परसों तरसों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप, और आपने अपना कहीं का और समय हमें दिया है, इसके लिए भी फिर से एक बार धन्यवाद।